की 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कृषि कानून के 1 साल कब तक बवाल, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दंगल में। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे देते हैं। ये आपके सामने है आंकड़ा वैक्सीनेशन टुडे। आप देख पा रहे हैं 2 करोड़ के करीब तेजी से पहुंचता हुआ ये आंकड़ा, जो हिंदुस्तान की नई महत्वाकांक्षाओं को और आगे लेकर जाता हुआ। और यकीनन ये तस्वीर जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत कुछ कहता है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, तो वहीं दूसरी तरफ आज वैक्सीनेशन में हिंदुस्तान नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। और ऐसा पहली बार होगा जब 2 करोड़ से ज्यादा के लक्ष्य को आज हासिल कर लिया जाएगा। वैसे तो रात 12 बजे तक 2.5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और अब 2 करोड़ तक तेजी से पहुंचता हुआ यह आंकड़ा जो इस वक्त आपके सामने है, यह लाइव आंकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी कि बस कुछ ही पलों में 2 करोड़ के आंकड़े को यह क्रॉस करने वाला है। इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे हम, लेकिन उसके पहले कृषि कानूनों के 1 साल आखिर कब तक बवाल, यह सवाल देश भर में कायम है। दंगल में आज हमारा मुद्दा भी यही है। लोकसभा में आज ही के दिन तीनों कृषि बिल पास हुए थे। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में तीनों बिल पास कर दिए गए थे और फिर 27 सितंबर को राष्ट्रपति की हरी झंडी के बाद 3 कानून ये बन गए थे। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसे लेकर पहले संयुक्त किसान मोर्चा के संग्राम और अब राजनीतिक दलों की खींचतान से घमासान मचा हुआ है। आज अकाली दल ने दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई है। न सिर्फ बीजेपी को फिर से 2 सांसदों की पार्टी बन जाने का डर दिखाया गया, बल्कि अकाली दल के निशाने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी आई है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 10 साल तक हम विरोध करते रहेंगे। इसलिए दंगल में आज पूछेंगे कि क्या किसानों के नाम पर यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और क्या इसका 2022 के यूपी और पंजाब चुनाव में असर पड़ेगा। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जिनके साथ सवालों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लोकसभा के 1 साल इस बिल के पास हुए हो चुके हैं। लेकिन दंगल की बहस की शुरुआत करें उसके पहले रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को लोकसभा से पास हुए 1 साल हो गए हैं और अब की विरोध प्रदर्शन का दम दिखाने की बारी अकाली दल की थी। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में मत्था टेकने के बाद अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संसद की ओर मार्च शुरू किया। अकाली दल का मार्च पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से संसद तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन सियासी संदेश कम से कम पंजाब की जनता तक जरूर भेजा जा सका। सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, एसएडी के सारे बड़े नेता जो हैं, हमारे पीछे जो मीडिया ट्रक के पीछे जो ट्रक है उसी पर वो सभी नेता सवार हैं। वहीं से वो लोग इस मार्च को लीड कर रहे हैं पर, और चारों तरफ यहाँ पर भीड़ का सैलाब आया हुआ है। किसान संगठन है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है ये सिर्फ अकाली दल वालों की जो प्रोटेस्ट है, ये पॉलिटिकली दिखाने के लिए कि हम साल भर हो गया है लेकिन हम इन किसानों के साथ में। याद रखिएगा पंजाब में इलेक्शन भी आ रहे हैं। पूरा पंजाब नहीं, पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ होया बैठा है। जे तुसी नहीं मोड़ोगे, काले कानून वापस लाओगे, फिर कल्ले देख लो 3 साल रह गए हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ जाना ਪੰਜਾਬ। साल भर से किसान दे नाल अपने सहयोगी पार्टियां दे नाल दा विश्वासघात कीता, लेकिन सरकार पूरे देश के किसानां दा विश्वासघात कर रही है। काले कानून जोर से जबर दे नाल लागू करके देश के किसान, पंजाब के किसान दे ढिड च लत मारन दा काम इस पार्लियामेंट च शरेआम देश से दुनिया के सामने होया। कृषि कानूनों के खिलाफ इस लड़ाई से किसानों का कितना भला होगा पता नहीं, लेकिन कम से कम 2022 के पंजाब और यूपी के चुनाव तक सियासत को इससे आनंद जरूर आ रहा है। केंद्र के 3 काले कानून, इनकी नींव बादलों ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके, दिशा निर्देश लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए।
इस बीच कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर 2020 से ही दिल्ली में डटे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी ताकत फिर से दिखाने की अगली तारीख 27 सितंबर चुनी है। 27 सितंबर को भारत बंद बुलाया गया है। देखो, जब तक भारत सरकार काम नहीं करेगी, ये जब तक चलेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमने भी डेट दे देकर देख ली कि हम इसे 6 महीने चलाएंगे, हम 2 महीने चलाएंगे, हम अक्टूबर तक चलाएंगे। तो अब तो भाई ये अनलिमिटेड हो गया। ये कब तक चलेगा हमको जानकारी नहीं है। उधर बीते 1 साल से कृषि कानूनों पर मची तकरार के शांत होने का इंतजार कर रही बीजेपी के सामने 2022 के चुनावों से पहले इसकी काट ढूंढने की चुनौती है। देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। अब किसानों को लेकर यह घमासान कब तक चलेगा, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। इस बीच एक बार फिर से बड़ी खबर आपको दे दें। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, वहीं दूसरी तरफ आज के इस खास मौके पर टारगेट रखा गया है रात 12 बजे तक 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन का। और यह आंकड़ा आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से 2 करोड़ के काफी नजदीक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बाकायदा डिजिटल तरीके से कुछ ही पलों में 2 करोड़ वैक्सीन डोज लग जाएगा। जिस तरह से ये आंकड़ा आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन का, और बाकायदा इसके लिए कोविन ऐप पर डिजिटली पूरी व्यवस्था भी की गई है। और इस वक्त किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, चूंकि अभी अभी हमने आंकड़ा दिखाया 2 करोड़ वैक्सीन की डोज आज के दिन अब से कुछ ही पलों में लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, बधाई दी है आपने उनको? हाँ, बधाई? कौन से जन्मदिन की तू बधाई? 3 जन्मदिन है, आपने बधाई दी? प्रधानमंत्री का 7वां जन्मदिन है, नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है, और संघ का मैं ये कह रहा कि संघ का है। राकेश जी, किसानों की मौत हुई है यहाँ पे, उन्होंने एक बार भी 2 शब्द कहे हैं कि जो दिल्ली के चारों तरफ उनके घर के बहुत नजदीक 650-700 लोग शहीद हुए हैं। 2 मिनट के लिए उनके भी कह देता कि हमको दुख है उनके लिए, तो एक किसान भी उनको कह देता हाँ ठीक है। आज के दिन ही 1 साल पहले लोकसभा में कृषि बिल पास हुआ था। इन 1 सालों में क्या खोया क्या पाया, क्योंकि नवंबर से आप लोगों का किसान आंदोलन भी एज इट इज जारी है। राकेश टिकैत जी। हाँ जी, तो हम तो देश के किसान के साथ में हैं, देश के बेरोजगार के साथ में हैं, देश की जो आम जनता है उसके साथ में है, और देश को बहुत नुकसान हो रहा है, ये देश की जनता जानती है। तो नुकसान हो रहा है देश को, इसीलिए यहां पर बैठे हुए हैं। जो काले कानून भारत सरकार लेकर आई, उन काले कानून के विरोध में यहां पर बैठे हुए हैं। 10 महीने हो गए हमको भी यहां पे संघर्ष, पूरा 1 साल से भी ज्यादा का होगा जो आंदोलन किसान यहां पे कर रहा है इन काले कानून के खिलाफ, और सरकार इनको वापसी लेने को तैयार नहीं है अभी भी। तो ये तो सरकार को भी सोचना है ना, ये कब तक यूं ही चलेगा? और राकेश जी, अगला सवाल आपसे मेरा ये है टिकैत साहब, चूंकि आज अकाली दल के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया है इसी कृषि बिल को लेकर। पंजाब में 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं, आप इसको सियासी तौर पर देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं वास्तव में अकाली दल आप जैसे किसानों के साथ में है? देखो, सबका अब अपना सोचने का अब अपना तरीका है। चुनाव है तो वे चुनाव के नजरिए से भी देखेंगे, वे किसानों का जो इशू है उसको वे उठा रहे। हमने तो कहा कि पूरा विपक्ष को सड़कों पर रहना चाहिए, उनको मुद्दे उठाने चाहिए। जब सरकार में रहते हुए उनके लोग मुद्दे उठा रहे हैं तो विपक्ष की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी मुद्दे को उठाए। और आगे हैं लोग, सड़कों पर आएंगे और भी लोग आएंगे सड़कों के ऊपर।
नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कहा गया है कि दरअसल बादलों का बोया ये बीज है। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान क्यों बताया था? अच्छा, उसको क्या बताओगे? आप बता दो। जब वो उत्तर प्रदेश में जा रहा है उसको किस नाम से पुकारोगे भाई? आप बता दो। ओवैसी से आपको क्या दिक्कत हो गई? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी से। वो बाहर से आया है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई उसको किस नाम से नवाजा जाएगा। बाहर से तो कहां से आए हैं? किसी को ठीक लगता है उसे वही तो बताएंगे। वो तो बाहर से वहां हैदराबाद से आया। ठीक है, बीजेपी चुनाव लड़ती है, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन चूंकि इस वक्त कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं वो इस वक्त, और ये देखिए वैक्सीनेशन में 2 करोड़ के रिकॉर्ड को छू लिया है हिंदुस्तान ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, आज सुबह से ही लगातार जो वैक्सीनेशन मीटर है वो तेजी से आगे बढ़ रहा था और आज देश में टूट गया है वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोविन ऐप पर बाकायदा ये काउंटर भी चलाया जा रहा है। ये डिजिटल काउंटर हर एक पल अपडेट होता हुआ और 2 करोड़ के लक्ष्य को हिंदुस्तान ने हासिल कर लिया है। हालांकि अभी रात 12 बजे तक के वक्त तक कहा यह जा रहा है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में हिंदुस्तान कर लेगा और इस तरह से एक नया रिकॉर्ड पूरे दुनिया भर में बनाया जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, बीजेपी जिसे पूरे उत्साह के साथ मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच चुका है। शाम 5 बजे तक 2 करोड़ के पार पहुंच चुका है यह आंकड़ा और इस तरह से आज देश में टूट गया है वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड और ये नया रिकॉर्ड बना है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ये रिकॉर्ड टूटा है और अपने आप में पहला देश हिंदुस्तान बन चुका है जिसने 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अब तक एक दिन में लगा दिए हैं। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली के एक वैक्सीनेशन काउंटर सेंटर पर, उनकी मौजूदगी है। सुशांत, किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 5 बजे तक 2 करोड़ के लक्ष्य को, आंकड़े को हिंदुस्तान ने छू लिया है वैक्सीनेशन के। इस वक्त भी क्या वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से जारी है? किस तरह का माहौल अपने आसपास आप देख रहे हैं सुशांत? देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि एक नया रिकॉर्ड, एक नया लक्ष्य जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो टारगेट रखा गया था उसको अचीव कर लिया गया है। लगातार यहाँ पे लोग जो है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनकी अभी वैक्सीनेशन जो है वो लग चुकी है और भी लोग जो है वो लाइन पर है, उनका लगातार जो है वो जारी है। तमाम इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, जिनको वैक्सीनेशन जो है वो मिला है और रात 12 बजे तक 2.5 करोड़ तक इसको पहुंचाने की कवायद जो है, जो लक्ष्य है वो रखा गया है। लोग यहाँ पर मौजूद है। वैक्सीनेशन का 2 करोड़ का टारगेट पूरा आज के दिन हो जाएगा आज। क्या लगता है कि अच्छा दिन है? अच्छा बढ़िया है, सही है, कोई परेशानी नहीं हुई, नंबर आसानी से आ गया। दूसरी डोज है मेरी, ठीक है। पूरी फैमिली को आपने दिया वैक्सीनेशन की नहीं लिया? चलिए फिर मैं दोबारा सुशांत आपके पास लौटूंगी, क्योंकि महत्वपूर्ण ये आंकड़ा है, इस वजह से दर्शकों तक ये जानकारी देना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है और दुनिया भर में भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने एक दिन में 2 करोड़ के इस आंकड़े को छू लिया है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर। राकेश जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए। बात ये चल रही थी अकाली दल को लेकर, उसके बाद बात सिद्धू को लेकर भी थी, लेकिन चचा जान पर आपकी सुई आकर अटक गई है। आप बार बार असदुद्दीन ओवैसी को बता रहे हैं कि बीजेपी की ये चचा जान है। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे यूपी में, और इस वजह से बार बार आप बीजेपी के साथ अब उनको भी निशाने पर ले रहे हैं? राकेश टिकैत जी, ये तो गांव के लोग कहते हैं कि दोनों ए और बी टीम है। आप गांव में जाओ, सर्वे करवा लो, गांव के लोग बताते हैं ये बातें। आपने कहा कि बाहर से आए हैं ओवैसी, हैदराबाद से आकर कोई यूपी में चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? वो बिहार में भी गए थे, वो पश्चिम बंगाल में भी गए थे, वो अगर यूपी में, और उन्होंने तो 2017 का भी चुनाव लड़ा है, 2 लाख वोट मिले थे, 38 पर उम्मीदवार उतारे थे, 37 पर जमानत जब्त हो गई थी उनकी पार्टी की, फिर भी आपको लग रहा है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? गांव के लोग बताते हैं यही, और फिर किसी को किस नाम से तो बुलाओगे ना भाई, यूपी में आए हैं तो बीजेपी वाले कोई तो उसको नाम तो देंगे ना। सम्मान से किसी का नाम लेना
कोई गलत धारणा ही थोड़ा है। भाई बीजेपी वाले चचा जान उसको क्यों नहीं कह सकते, उसमें क्या दिक्कत होगी? योगी जी उधर अब्बा जान बोल रहे थे, उसके बाद आप चचा जान लेकर आए, इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि जाट और मुस्लिम वोटरों को एक तरफ किया जाए, इस वजह से आपकी ओर से यह बयान दिया गया है। वे इसपे ये कोई जो आंदोलन चल रहा, यहाँ कोई ये जाट महासभा की मीटिंग में बुलाया गया मैंने आपको, या यहाँ पर हम मीटिंग करते हैं? हम किसानों की बात करते हैं, आप तोड़ने की बात करते हो। आपको तो वो एजेंडा दिया जाता है जो सरकार बताती है कि अब इनको छोटा बड़ा किसान नहीं हटा के अब इनको जातियों में ले जाओ, इनको धर्मवाद में ले जाओ। ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम जातियों पर तो हम जाते ही नहीं। हमारा काम तो किसान का है, मजदूर का है, दलित का है, हमारा तो उनका काम है। हमारा तो बेरोजगार का काम है, इनका काम है हमारा। तो आप इसको ले जाकर जातियों में घेर कर आप ले जाना चाहते हो इसको। बीजेपी से तो आपकी लड़ाई समझ में आती है, मगर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अगर आप चचा जान बोलेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और मुजफ्फरनगर में हम सब ने देखा था, आप कह रहे हैं कि मीडिया धर्म के नाम पर घेरने का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर का नारा लगाएं आप, हर हर महादेव कहें आप, और उसके बाद कहें कि मीडिया आपको धर्म के आधार पर घेर रहा है, तो क्या दिक्कत होगी? उसमें क्या दिक्कत होगी ये बताओ ना, क्या दिक्कत क्या होगी? हमने जाट महासभा का तो नहीं लगाया। जाट शब्द कहां से ले आए आप? ये तो अभी शुरू हुआ है पिछले 15-20 दिन से। आपको एक टास्क दे दिया कि आप इस पे करो, ये ना किसान बटा पहले ना किसान बटेगा। आप जो यहाँ पे गेहूं आटा दाल चावल खाते हो, आप बता सकते हो कि किस जाति ने ये उगाया? आप बता दो मुझे। अगर भाई आप फसलों को देख कर ये बता दो कि कौन सी जाति ने ये उगाया, तो भाई हम भी बता देंगे, या आपके जो दूसरे लोग हैं वे बता दें। आपको यह दिया जाता है कि इस पे वो करो और इस पे बांटने का काम इनको करो, तो आप तो ठीक लग रहे अपने काम पे। आपसे सवाल नहीं पूछा जाए वालों को जो काम दिया जाता है बीते 3 बार से जाटों का वोट बीजेपी को मिल रहा है। 2014, 2017, 2019 बीजेपी इसी वजह से पश्चिमी यूपी में शानदार प्रदर्शन कर रही है, और उसको लेकर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप कहते हैं कि आपको टास्क मिला हुआ है। तो आपसे बताइए कौन से सवाल पूछे जाए राकेश टिकैत जी? नहीं, आप बताइए, आप सवाल बताइए, मैं वही सवाल पूछ लूंगी। हम ये कह रहे हैं कि आप नाम लोगे, मैं किसान बोल लूंगा, आप बोल लो। आप नाम लोगे किसी जाति का, मैं किसान शब्द का इस्तेमाल करूंगा, आप बोल लो। पश्चिमी यूपी में लेकिन बीते 3 बार से खासतौर से जाट समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया, ये तो एक सच्चाई है। 2013 के बाद वहां पर समीकरण बदल गए थे, आप खुद जानते हैं, आप वहीं से आते हैं। और अभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों को संबोधित किया गया, आपने सुना था उनका संबोधन? सुना। उन्होंने छोटे जोत के किसानों के लिए कहा कि सरकार ने सारी व्यवस्था उनके लिए की हुई है। उन किसानों का जो फसलें उन्हें कम रेट पे बेच रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है वो दे दे सरकार। मतलब ये कहा कि 6,000 रुपये हम भेज रहे हैं, लेकिन वो फसलें अपने सस्ते में बेच रहे हैं। जिस अलीगढ़ के अंदर वे गए, वहां पे आलू का किसान बर्बाद हो रहा है, वहां पे दूसरी फसलों का किसान बर्बाद हो रहा है, और वहां से लगा कर दूर बिहार तक वो आलू और मक्का की खेती करता है, वो बाजरे की खेती करता है। वो बाजरे का किसान जो आज 1100 से 1200 रुपए में बाजरा बेच रहा है, भारत सरकार का रेट 2100-2200 रुपए का करीब है। वो जो 900 से 1000 रुपए सस्ता बाजरा बेच रहा है, उसका भाव दे दे। तो ये तो देंगे नहीं, बांटने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति बांटने से चलती है कि देश को बांटो, देश के आम नागरिकों को डिफरेंसेस उसमें पैदा करो। तो सारा काम ये तोड़ फोड़ के सवाल पे ये खड़े रहते हैं, नंबर 1 पे हैं ये
अगर वो तोड़ने फोड़ने का देश काम की करते, जनता है, प्रधानमंत्री इसकी चाल मोदी को की ओर से समझेगी। कि कोरोना के समय देश के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसे ट्रांसफर किए हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश, जहां से आप भी आते हैं राकेश टिकैत जी, वहां पर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यूपी के किसानों को दिए गए हैं। तो क्या आपको ये नजर नहीं आता है? नहीं, कहीं के दे दिए आप। हमने कहा कि हमको भाव दे दो आप हमारा ही पैसे हमको दे नहीं रहे। गन्ने का भुगतान आपने दिया नहीं, फसलों के रेट आप आधे दे रहे हो और कह रहे जी आपके खाते में दे दिए। आप हमारा भाव दे दो ना, उसका हिसाब किताब करवा दो आप हमारा। आप जाके देखो लखीमपुर खीरी में, जिनका पिछले साल का 25 दिन का भुगतान हुआ है, आप जाओ एक बार गांवों में, हालात खराब हैं देश के। आप जाओ वहां पे एक बार, आप जाओ वहां पे बिहार के अंदर, जिनका धान 800 रुपए में खरीद होती है। आप जाओ, जो किसान ने गेहूं अपना पैदा करा और उसने 1400 रुपए में गेहूं बेचा है। ये बड़े व्यापारियों को फायदा देने के लिए ये इस तरह के कानून बनाते हैं। मंडियां धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। जाओ मध्य प्रदेश के अंदर 177 से ज्यादा मंडियां बेची जा रही है उनकी जमीन ने। आपको दिखाना चाहिए। अगला टारगेट इनकी पूरी जमीन होगी, जो बंजर जमीन पड़ी ये बिकेगी। हम वो भी दिखा रेलवे रहे की हैं खाली जमीन और बिक रही टिकैत है। साहब हमने वो भी दिखाया पूरी जब प्रॉपर्टी बीजेपी को देश हराने की का बेची प्रण जा आपकी रही ओर है। से मुजफ्फरनगर में लिया गया है, उस पर भी आप बोलिएगा। लेकिन गन्ना किसानों का आपने जिक्र कर दिया है। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में कहा है कि गन्ना किसानों को 4 साल में 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। जब मैं कह रहा कि झूठ बोलने से तो उसका कोई लाभ होगा? गन्ना हम आपको कहने लगे जी आपको तनख्वाह इस चैनल ने जोन से मैं आप काम कर दिया इतनी तनख्वाह दे दीजिए 1 साल में। भाई हमने गन्ना दिया होगा तो उन्होंने पैसे दिया होंगे, उसमें सरकार का क्या मतलब है? 1,40,00,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया हमने। क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे? क्यों आप भी बेवकूफ बन रहे? उनके कागज लेके, मतलब झूठा प्रचार तो भाई आपकी भी हदी होगी। आप पहले आंकड़े देख लो कि कितने का हम गन्ना देते हैं। आप जो कहें गन्ना वो एक्ट सच्चा, में ये कि वो 14 कहें वो दिन में झूठा। गन्ने का भुगतान मिलेगा। मतलब आप जो कहें उस पर भरोसा कर लिया जाए, प्रधानमंत्री जो कहें उसको गलत मान लिया जाए। भाई जब झूठ बोल रहे हैं उनको कागज पत्तर गलत देते हैं। प्रधानमंत्री को जो लोग कागज लिख के देते हैं वो पूर्ण रूप से गलत देते हैं। भाई हमने जितने का गन्ना दिया होगा उतने का ही तो भुगतान करा होगा। हमारी लड़ाई ये है कि हमारा 14 दिन में, गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में भुगतान होगा, और 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो हम उस पर इंटरेस्ट देंगे। आप हमारा उदवा दो गन्ना एक्ट में जो कानून में है। पूरा किसान वहां पर लुटने लग रहा है। जो किसान कोर्ट में जाता है इंडिविजुअल, वो जानकारी हुई हमको कि एक का किसान कोर्ट में जाता है, उसके 15 से 20 और 25,000 रुपए एक फाइल के लगते हैं। कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर करवा के जाता है। वो अपने झूठे सच्चे बीमारी के वो कागज दिखाता है, अधिकारी से करता है, उसको 25% भुगतान देते हैं। पूरा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इन्होंने उधर कैप्टन अमरिंदर भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे किसान जाए हरियाणा और दिल्ली में, पंजाब छोड़ दें, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। एनएचआरसी की ओर से भी जो रिपोर्ट वहां पर सौंपी गई है, कहा जा रहा है कि 9,000 से ज्यादा उद्योग धंधे बंद हो गए हैं किसान आंदोलन के कारण। तो उस पर रिपोर्ट मांगी गई है 4 राज्यों से। तो आप ही तो कह रहे थे कि इसे कांग्रेस चलवा रही। आप ही लोग बताते थे, सब सरकार कहती थी कि इसको कांग्रेस चलवा रही। तो उसका तो पर्दाफाश होगा कि इस आंदोलन को कोई नहीं चलवा रहा। इस आंदोलन को देश का किसान चला रहा है। इस आंदोलन को कोई नहीं चला रहा। इस आंदोलन को देश का किसान चला रहा है। 2 आखिरी सवाल आपसे मैं और पूछूंगी, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी से भी मेहमान हैं और कांग्रेस पार्टी से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। हाँ पूछो। ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह है, मुजफ्फरनगर की रैली में आप लोग प्रण कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, तो कौन सी पार्टी को राकेश टिकैत जिताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? हमें किसी को नहीं हराना जिताना। हमारा ये है कि हम अपने जो मसले होंगे उस पर हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली का रेट है। उत्तर प्रदेश में पूरे फसलों पे बेईमानना होता है। उत्तर प्रदेश में एमएसपी पे खरीद नहीं होती। उत्तर प्रदेश में व्यापारी 10 से 15, 20
1000 क्विंटल खरीदता है वो कौन सी मंडी में बेचता है? किसान 40 और 50, 20 क्विंटल अपने धान को लेके, अपनी फसलों को लेकर लाइन में लगा रहता है 8 दिन तक, उसका नंबर नहीं आता, तो ये गुस्सा नहीं आएगा किसानों में? वो मंडी हमको भी बता दो जहां पे ये बड़ा व्यापारी बेचता है, इसकी जांच कर लो एक बार। भाई सस्ते में खरीद के आपने धान, गेहूं, गन्ना ये सस्ते में खरीद के आप कौन सी मंडी में बेचते हो, वो मंडी किसान को भी बता दो। हमने तो एक ही रामपुर डिस्ट्रिक्ट का आपको हमने बताया। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 वहां पर नारा लगा रहे थे बीजेपी को हराने का, तो किसको जिताना? सीधा सा सवाल है ना राकेश टिकैत साहब, किसको जिताना चाहते हैं? ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपको लग रहा है कि वो किसानों के मुद्दे को ज्यादा अच्छे तरीके से हल करेगी? नहीं, हम किसी को नहीं जिता रहे। लोग खुश होंगे, इसको वोट दे देंगे, लोग नाराज होंगे, किसी दूसरे को दे देंगे। हमारा मसला फसलों से है। हमारा मसला आप कह रहे हैं फसलों से। बिजली से अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जो भी करना है वो दिल्ली में करो, उनके बारे में भी तो कुछ बोल दीजिए। कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि जो भी करना है पंजाब में नहीं दिल्ली में करो, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है इससे। भाई वहां अगर कर रहे हैं तो भाई वे भी अपना काम कर लें, जो सरकार काम कर रही है वे भी कर लें। ठीक है, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल राकेश टिकैत जी आपसे, चूंकि मुजफ्फरनगर की जब आप लोगों की रैली हुई थी, मेरी भी वहां पर मौजूदगी थी। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, किसान नेता हैं आप, यकीनन किसानों की बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि क्या अगर वहां पर कोई रिपोर्टिंग के लिए जाता है बड़ी विनम्रता से, तो नारेबाजी की जाएगी, रिपोर्टिंग करने नहीं दिया जाएगा? और सवाल क्या आपसे पूछने का हक है राकेश टिकैत साहब या फिर नहीं है? आखिरी सवाल है ये आपसे, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर दर्शकों ने मुझसे कहा था कि टिकैत जी जब मिले तो उनसे इस सवाल का जवाब जरूर लीजिएगा। बिल्कुल, रिपोर्ट करने का सबको अधिकार है और रिपोर्टिंग सबको करना चाहिए। हम तो सारे रिपोर्ट का सम्मान करें। हमने तो पहले कहा भाई हमारी जो मदद कर रहा है चैनल कर रहा है, ऊपर भगवान है, नीचे चैनल वाले हैं, और कौन मदद कर रहा है हमारी? हमने तो कहा रिपोर्ट करने का अधिकार है। अब 20 लाख लोगों में कौन आ गया, किसने आपके खिलाफ वो करा, आपने क्या उनको कहा? आपने तो कोई अधिकार नहीं हो सकता है कि कौन किस तरह के लोग वे होंगे। चलिए, आप अपने आप को अलग कर रहे हैं। रिपोर्ट करने का अधिकार है मुजफ्फरनगर में, इस तरह की कोई नहीं। जब हमको उनको जानकारी नहीं है कि कौन है, गलत चीजें हैं अगर कोई करा है किसी तो नहीं करना चाहिए। रिपोर्टर का काम है, अपना काम करो, और आप काम करते हो सब लोग। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी आज तक से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि लोकसभा में एक साल हो चुके हैं इस कानून को आए, और इसी वजह से ये महत्वपूर्ण सवाल राकेश टिकैत चूंकि इस आंदोलन को लेकर लगातार आगे बढ़े हैं, इस वजह से उनसे ये सीधा सवाल हम पूछ रहे थे। हमारे साथ बाकी के भी खास मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीकेयू की ओर से भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन लोगों के पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप गौर से सुन भी रहते राकेश टिकैत को, उनकी ओर से कहा गया है कि जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती हमारे ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, और भी बहुत सारे आरोप आपकी सरकार पर उन्होंने लगाए हैं। जवाब दीजिए। चित्रा जी, जो उन्होंने आखिरी जवाब दिया ना आपके सवाल का, बस उसी में सारी बात का उत्तर निहित है। उन्होंने कहा जी हमारे आंदोलन में कौन आ गया, कौन आके क्या बोलने लगा, मेरे को क्या पता। हकीकत तो यही है कि इस आंदोलन पे उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। आज वास्तविकता यह है कि आंदोलन वापस न लेना उनकी इच्छा नहीं, उनकी विवशता है। क्योंकि राकेश टिकैत हैं, महेंद्र सिंह टिकैत नहीं है चौधरी साहब, जिन्होंने कि एक आह्वान किया था और पूरी दिल्ली भर गई थी किसानों से। एक आह्वान किया, दिल्ली से किसान बाहर। इनकी वो हैसियत ही नहीं है कि वापस ले सकें। तो अब ठीक है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे करते रहिए। चूंकि 1 वर्ष हो गया है, आपने देखा इस 1 वर्ष में एमएसपी ज्यादातर फसलों की 2 गुना से अधिक बढ़ी। आपने देखा रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। आपने देखा कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5-7 जिलों को छोड़कर पूरे भारत में किसान ने बड़े अच्छे ढंग से काम किया, सारे ढंग से व्यवस्थित काम हुआ, लोगों को अनाज भी पहुंचा, अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ। और जहां तक ये किसान है, अरे भाई किसान का, अब कोलकाता चले गए जिस समय वहां चुनाव था, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कह रहे हैं लखनऊ आएंगे। और किसान है तो इसमें अब्बा जान, भाई जान, ये सब कहां से आ गए?
अरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी एक्स पार्टी को लाभ है कि बी पार्टी को लाभ है, भाजपा कांग्रेस, इसका क्या मतलब है? किसानों के बिलों से यह बता दिया जाए स्पष्ट। और अगर इतनी ईमानदारी है तो जाके पंजाब में आंदोलन करें, जहां आज भी यह नियम है कि 5 साल तक जेल में डालने का सजा का प्रावधान है यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उल्लंघन करता है। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो जाकर केरल में आंदोलन करके दिखाइए, जहां एमएसपी है ही नहीं, वहां पर ये मंडियां हैं ही नहीं, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। तो वहां न करके आप कहें कि पार्टी को हराना, तो आपका स्वागत है, लोकतंत्र में आपको पूरा अधिकार है, पर आप कहिए कि यह संयुक्त विपक्ष मोर्चा है। इससे से किसान का लेबल हटा लीजिए, राजनीतिक दल का लेबल लगाइए और भारत के संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकार के द्वारा आके चुनाव लड़िए। कौन समस्या है? या जिसको समर्थन करना हो उसको समर्थन करिए। गौरव वल्लभ साहब, एक तरफ तो आप लोग उत्तर प्रदेश में अगर किसानों का प्रदर्शन होता है तो बहुत वाहवाही कहते हैं, फोटोग्राफ ट्वीट की जाती है, तमाम चीजें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा जाता है कि यहां से जाइए, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, जाकर दिल्ली में या हरियाणा में आप प्रदर्शन कीजिए। तो कांग्रेस पार्टी का फिर दोहरा चरित्र निकलकर नहीं सामने आता है क्या किसानों के मुद्दे पर? और आज 1 साल भी हो चुके हैं, उस पर भी कुछ कहिए, लोकसभा से पास हुई। चित्रा जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं और देश के सारे बेरोजगारों को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस की सांत्वना। चित्रा जी, आपने वैक्सीनेशन का एक आंकड़ा दिखाया, मैं 20-25 मिनट से देख रहा हूँ, अच्छा लगा, वो खुशी की बात है। एक और आंकड़ा आप साइड में चला देते कि अनएम्प्लॉयमेंट टुडे, आज बेरोजगारी कहाँ पे है, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि ये 2.5 करोड़ से बहुत ज्यादा, 5-7 गुना ज्यादा देश में बेरोजगार के नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आते हैं। अब आ जाते हैं कृषि के ऊपर। कृषि में आप ये बताइए चित्रा जी, 4 दिन पहले भारत सरकार की एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। वो रिपोर्ट क्या कहती है चित्रा जी, कि भारत के किसान को एक दिन प्रतिदिन खेती से 27 रुपए की आय होती है। यह भी 2018-19 का आंकड़ा है, 27 रुपये भारत सरकार का आंकड़ा है। वो रिपोर्ट क्या कहती है चित्रा जी, कि 2012-13 में एक किसान परिवार को खेती से 48% आय होती थी, जो घटकर 2018-19 में 38% रह जाती है। ये मेरा आंकड़ा नहीं चित्रा जी, भारत सरकार का आंकड़ा है। सुधांशु जी ने कहा कि हमने एमएसपी की डबल कर दिए। सुधांशु जी, गेहूं पर एमएसपी थी 1975 रुपए प्रति क्विंटल, जिसको बढ़ा के किया 2015 रुपए, अर्थात 40 रुपए प्रति क्विंटल आपने एमएसपी। इसको डबल करना कहते हैं क्या? मुझे नहीं लगता इसको डबल करना कहते हैं। पिछले 7 साल में कृषि की जो लागत है प्रति हेक्टेयर, और ये भी भारत सरकार का ही आंकड़ा है, प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए से बढ़ी चित्रा जी। और 1 हेक्टेयर में लगभग 3,500 किलो गेहूं होता है, तो लगभग प्रति किलो गेहूं की एमएसपी बढ़नी चाहिए थी। अगर हम सिर्फ लागत ही देते, उसमें मुनाफा नहीं, तो 7.5 रुपए क्या बढ़ाते हो आप? मैं जवाब ले लेती हूँ सुधांशु जी से। सुधांशु जी, उन्होंने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने सवाल पूछे, और एक छोटा सा जवाब गौरव वल्लभ जी, वैक्सीनेशन के आंकड़े देखकर खुश नहीं हुए क्या आप? 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। मैंने तो चित्रा जी आपको खुशी के मारे मैंने शुभकामनाएं भी दी सारे देशवासियों को, पर एक आंकड़ा और देना चाहता हूं सभी देशवासियों को। 1 जून 2021 को 92 देश वैक्सीनेशन में हमारे से आगे थे। 19 जुलाई 2021 को 96 देश वैक्सीनेशन में हमसे आगे थे। 12 अगस्त 2021 को 108 देश वैक्सीनेशन में हमसे आगे थे। ठीक है। 16 सितंबर को 113 देश वैक्सीनेशन में हमसे आगे थे। चीन 19 जून से एक एक करके आप जवाब ले लेते हैं। प्रतिदिन वैक्सीन लगा रहा है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए उनके सवालों का। देखिए, गौरव वल्लभ जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को इस ढंग का अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। आपने कहा कि फला तारीख को 108 देश हमसे वैक्सीनेशन में आ गए थे। आप दुनिया के 108 देशों के नाम बता सकते हैं जिनकी 1 करोड़ पॉपुलेशन हो? चलिए 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन के 108 देशों के नाम बताइए। ऐसी व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए जनाब। दुनिया में 108 देश ही ऐसे नहीं है जिनकी 50 लाख से ऊपर पॉपुलेशन हो, और 50 लाख तो लगभग हर दिन यहां लगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये कुछ नहीं है। देखिए, पढ़े लिखे प्रोफेसर व्यक्ति के ऊपर राहुल गांधी का इफेक्ट आ जाता है। अभी इन्होंने बेरोजगारी की बात कही थी, मैं बताना चाहता हूं बेरोजगारी की समस्या क्या है, कि भारत की राजनीति का एक चिर युवा राजनीतिक बेरोजगार है, जो पद छोड़ देता उसके बाद एक्टिविटी करते रहना चाहता है। तो उसकी बेरोजगारी, राजनीतिक बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है। हां, यह मैं मानता हूं ईमानदारी से
कि कोविड काल में पिछले 1.5 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी है, विश्वव्यापी बढ़ी है। यह विश्व की, भारत की नहीं, भारत के साथ साथ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का सबसे भीषण संकट है। और आज से ही नहीं, गौरव जी आप ऐतिहासिक, आप तो आर्थिक विषयों के जानकार हैं। जुलाई 2019 में, यानी कोविड आने से 8 महीने पहले, आईएमएफ की चीफ, उन्होंने बाकायदा जुलाई 2019 का आंकड़ा कोट करते हुए जब नया कार्यभार ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इज इन ए सिस्टमेटिक रिसेशन। पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था एक गहरे रिसेशन की तरफ जा रही है और जिससे आने वाले समय में इतनी तेजी से अर्थ विकास की दर कम होगी। और कोविड ने आकर उसमें और बुरा कर दिया। और नहीं हो तो मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके जुलाई 2019 का आईएमएफ की चीफ का स्टेटमेंट जाके पढ़ लें। और इसलिए जो ये बात करने लगते हैं उसकी हर चीज के लिए मोदी सरकार, अरे भाई ठीक है, आपके मन में पूरा भाव होगा, मगर आपने किसान के मुद्दे पे जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं पंजाब की सरकार वो 5 साल की जो जेल वाला क्लॉज है वो है या नहीं है, तो क्यों नहीं हटाया है? अगर एमएसपी की जरूरत है तो अब पंजाब में फल और सब्जी पे एमएसपी क्यों नहीं है? अगर है तो फिर केरल में जहां से राहुल गांधी सांसद हैं वहां यह तथाकथित काला कानून क्यों लागू है, जहां मंडी परिषद है? जहां आपकी महाराष्ट्र में सरकार है वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों है और मंडी क्यों खत्म होनी चाहिए? शरद पवार जी ने कहा हुआ है, भाई अपनी किताब में लिखा है कि मुझे इस बात का बड़ा कष्ट होता है जब किसान को वहां तक आना पड़ता है और उसके बाद भी बिचौलियों के बीच में जाकर उसे इस प्रकार से जूझना पड़ता है। तो आप अपने शासित राज्यों में शासित राज्य आपको नजर आते हैं, लेकिन जहां पर खुद कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर किसानों को लेकर इतनी सारी समस्याएं हैं, वो कांग्रेस पार्टी और आलाकमान को दिखाई क्यों नहीं देती है? चित्रा जी देखिए कितनी बड़ी अजीब सी विडंबना है। राकेश टिकैत सवाल पूछे तो सुधांशु जी कहते हैं राकेश जी की तो हैसियत ही। गौरव वल्लभ सवाल पूछे तो बोले राहुल गांधी जी की। अरे मैंने तो आपसे बड़ा सरल शब्दों में सवाल पूछा था कि 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानी की लागत बढ़ी क्योंकि आपने कीटनाशक हो, डीजल हो, उस पर कंटिन्यूअसली आपने टैक्सेस बढ़ा के किसान का जो खेती का मामला है उसको अनप्रोडक्टिव, नॉन प्रॉफिटेबल कर दिया। मैंने तो आपसे सम्मान पूर्वक पूछा कि 27 रुपए प्रतिदिन क्या किसानी आपको जायज लगते हैं? और आपने बेरोजगारी की बात करी सुधांशु जी। कोरोना के पहले, फॉरगेट अबाउट कोरोना के पहले आप ही की सरकार ने माना कि देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के आंकड़े हैं कोरोना के पूर्व। कोरोना के पीछे छुपना बंद कीजिए, किसानों को एमएसपी का लीगल राइट दीजिए। आप क्या है कि मैसेंजर को शूट करना बंद कीजिए। एमएसपी की लीगल राइट देने में क्या प्रॉब्लम है? राकेश टिकैत की हैसियत नहीं है, राहुल गांधी खराब है। सवाल ये है कि एमएसपी क्यों आपने मात्र 40 रुपए बढ़ाई गेहूं पे, इसका जवाब दीजिए। सवाल ये है कि एमएसपी की लीगल राइट देने में क्या प्रॉब्लम है? सवाल ये है कि आपने जो फसल बीमा योजना है उसमें सारा प्रॉफिट अपने एमएसपी की लीगल राइट देने में क्या दिक्कत है? जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं और किसानों की ओर से भी सुधांशु त्रिवेदी जी सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल इसका भी जवाब देता हूं। पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं डीजल की कीमत हमने बढ़ाई। अरे जनाब, आपके जमाने में 2010 में डीजल बाजार के हवाले हो चुका है और आज ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। आपके राज्यों ने कहा कि जीएसटी में नहीं होना चाहिए डीजल, तो फिर केंद्र सरकार का कहां से दोष भाई? इसलिए मैं कह रहा, अब आइए एमएसपी क्यों लीगल नहीं होनी चाहिए। देखिए साहब, एमएसपी के लिए सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार है। संविधान के द्वारा यदि आप ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट से पारित लॉ हो तो आप आर्थिक विषयों के जानकार हैं। आपकी जेब में जो ये 100 रुपए का नोट होता है, ये सरकार की गारंटी है या पार्लियामेंट से पारित लॉ? पहले हां या ना में उत्तर दीजिए। और जो भी किसान ये कहते हैं तो 100 रुपए का नोट यूज करना बंद कर दें कि ये तो साहब गारंटी है, तो संविधान का लॉ तो है नहीं। अरे भाई, जब आपकी सारी अर्थव्यवस्था उस गारंटी पे चलती है, नोट को उठा के देख लीजिएगा, लिखा क्या रहता है? भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। तो भाई पहले बंद कर दीजिए, फिर कहिए कि नहीं, जो लॉ होगा उसके अनुसार हम करेंगे, तो हम आपकी बात मानने को तैयार। लेकिन सुधांशु जी, ये सवाल तो है ही ना, बीते 10 महीनों से किसान आंदोलनरत हैं और उनको समझा पाने में सरकार फिर नाकाम साबित क्यों हो रही है? हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूं। बात यह है
कि जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। जैसे अभी गौरव जी ने आपने देखा, मुझसे कई प्रश्न किए, मैंने उनके पॉइंट बाय उत्तर दिए, मगर वो न 5 साल की सजा का तीसरी बार पूछने पे कोई जवाब दे पाए, न महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, न केरल में मंडी न होने का जवाब नहीं दे पाए। उसी प्रकार से यदि कोई किसान समझना ही नहीं चाह रहा है, अब उसके दिमाग में अब्बा जान से लेकर अल्लाह अकबर तक की बातें भरी हुई हैं, तो उसे क्या समझाया जाए? भाई, जिसे संस्कृत में कहते हैं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। भाई, अगर आप अपनी आंख बंद कर लेंगे तो कितना भी सुंदर दर्पण दिखाया जाए आपको कुछ नहीं दिखेगा। उसी प्रकार यदि आप अपनी बुद्धि पे ताला लगा लेंगे तो कितना भी दिखाया जाए। और अगर ये पढ़ना चाहते तो मैं एक बात चुनौती से गौरव जी से कहता हूं, आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में तो वॉल्यूम 3 में पेज नंबर 14 पे यह लिखा है कि गेहूं और चावल पर एमएसपी बंद कर देनी चाहिए। एमएसपी सिर्फ फसलों के विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन के लिए देनी चाहिए। बोलिए, और आप आके हल्ला मचाते हैं कि गेहूं और चावल पर ही देनी चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनमें से किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया हो। यही प्रॉब्लम है, बगैर पढ़े हुए सब लोग बहस करने के लिए आते हैं और किसानों को बरगलाने का जो एक प्रयास है, क्योंकि अब वो पूर्णतः राजनीतिक आंदोलन हो चुका है। यही प्रॉब्लम है, बगैर पढ़े हुए सब लोग बहस करने के लिए आते हैं और किसानों को बरगलाने का जो एक प्रयास है, क्योंकि अब वो पूर्णतः राजनीतिक आंदोलन हो चुका है। अब उसका किसान आंदोलन का तो केवल मुखौटा है। जब किसान आंदोलन में बीजेपी को हराने की बात कही जाएगी तो यकीनन आप लोग खुश होंगे और तमाम तस्वीरें भी आप लोगों की ओर से ट्वीट की जाएंगी, तो आप लोगों को भी वो आंदोलन उस तरह का सूट कर रहा है ना, इस वजह से कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है उनके साथ। आपने और मैंने सवाल क्या पूछा था? एमएसपी की लीगल राइट क्यों नहीं दी जाती? बोले स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर। यही तो मैं कह रहा हूँ, शूटिंग द मैसेंजर, डाइवर्ट करो चीजों को। अरे भाई साहब, स्वामीनाथन जी को तो छोड़ दीजिए। मोदीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया मोदीनाथन सरकार द्वारा। उसमें लिखा गया कि हम अगर 50% लागत पर C2 पर एमएसपी देंगे तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। आप वो तो छोड़ देते, ये पढ़ लेते ना मोदीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, तो ये सवाल ऐसा बेतुका करते नहीं आप मुझसे। फिर मैंने आपको आपकी खुद की सरकार का बोला कि 48%। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से गौरव जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। 2 और मेहमान हैं, एक लाइन में उन लोगों का भी कमेंट में चाहूंगी। 2012-13 में किसान के परिवार को 48% खेती से आय होती थी, तो आज 38% क्यों हो गई? भानु प्रताप सिंह जी अध्यक्ष हैं बीकेयू भानु के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, भानु प्रताप सिंह जी, क्या है आपका टेक? 1 साल पूरे हो गए हैं, किसानों का आंदोलन भी वहीं 10 महीनों से लगातार जारी है। राकेश टिकैत को भी आपने सुना, क्या होगा आगे? ऐसा है, ये जो आंदोलन है, मेरी समझ में जो राकेश टिकैत बोल रहे थे, इन्होंने कई बार इतना झूठ बोला है कि ये देश के नंबर 1 झूठ बोलने वालों में हो गए। पहला इन्होंने एक झूठ बोला था, मैं चिल्ला बॉर्डर पे था, मैं राजनाथ सिंह से मिलने चला गया, वहां अपने नरेंद्र तोमर भी आ गए, हमने चर्चा की, मैंने किसान आयोग का गठन होना चाहिए और किसान आयोग की सहमति से एमएसपी तय होनी चाहिए, क्योंकि 75 साल हो गए और किसान जो पैदा करता है उसके बाद, चूंकि किसान गरीब रहा है, बिना पढ़ा लिखा रहा है, इसलिए जो सत्ता में बैठे अंग्रेजों के बाद उन्होंने किसान के लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब किसान पढ़ा लिखा है, यदि मोटरसाइकिल बनाने वाला मोटरसाइकिल की कीमत लगाता है तो किसान भी। एक मिनट, समर्थन में गए थे या विरोध में गए थे? आप भाजपा का चेहरा मत बनिए। धर्मेंद्र मलिक हैं, कौन बोल रहे हैं? बीकेयू के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं धर्मेंद्र मलिक हैं। भानु साहब, आप ये बताओ, आप कौन बोल रहे हैं? ये मीडिया इंचार्ज है बीकेयू के धर्मेंद्र मलिक। या विरोध में हो? मेरी बात सुनिए पहले। आप बताओ, कृषि कानून के साथ हो या विरोध में हो? चिल्ला बॉर्डर पे क्या लेने गए थे आप ये बताओ, कृषि कानून के साथ में हो या विरोध में हो? आप पक्ष में धरना देने गए थे या विपक्ष में? तुम पहले एक मिनट, तुम पहले अपना परिचय दो, तुम पहले अपना परिचय दो। बात रखेंगे एक-एक करके, परिचय दो पहले, तब बताऊंगा। धर्मेंद्र मलिक जी, परिचय दो पहले। बता दिया, मैं धर्मेंद्र मलिक हूँ। पहले परिचय। धर्मेंद्र मलिक है तो धर्मेंद्र मलिक और राकेश टिकैत सब कांग्रेस के फंडिंग से चल रहे हैं, ये लूट रहे देश को।
देश को लूटा है, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोई काम है क्या? सीबीआई जांच, ऑडियो वायरल हो रही है चंदा मांगने की, चंदा वसूली की, और सारे लोगों की लेने गया था बीजेपी के बने हुए हो, तुम क्या लेने गए? तुम्हारे ऑडियो वायरल हो रहे हैं अरे मैं सोशल मीडिया में लोगों से ठगी करने के, और तुम भाजपा के चेहरे बने हुए हो। होगी तो तुम्हारी होगा क्या? नानी याद आ जाएगी। तुम्हें कौन से किसान नेता हो? तुम्हें नानी याद आ जाएगी जांच होने पे। तमाम चंदा वसूल के आरोप है किसानों के, सहयोगियों की। आप जो है इसी तरह से लगातार तू मैं जारी है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यह है, ये जो आंदोलन चल रहा है वो किस रूप में आगे बढ़ेगा, आगे क्या होगा, सरकार क्या करेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि छोटे जोत के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये कानून लेकर आई और सीधे उनको फायदा भी पहुंच रहा है, लेकिन आंदोलनरत किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इन सब के बीच लोकसभा से कृषि कानून बिल पास हुए आज पूरे 1 साल हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इन सब के बीच ये आंकड़ा एक बार फिर है, आप देखिए वैक्सीनेशन टुडे 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। रात 12 बजे तक 2.5 करोड़ का टारगेट रखा गया है देश भर में वैक्सीनेशन का। इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हैप्पी वैक्सीन डे हल्ला बोल में शाम 6 बजे सईद अंसारी के साथ जरूर देखिएगा। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।